नमस्कार दोस्तों, बीएसई टू एनएसई के चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप में से कोई भी इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है। आप में से काफी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो से हम आपको एक डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं कि कैसे आप इन शेयर मार्केट में कितने भी मूल्य की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये शेयर है क्या। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अभी भी एग्जैक्टली शेयर होल्डर होता क्या है, इसका मतलब क्या है? जब कोई भी बिजनेसमैन कोई बिजनेस शुरू करता है तब उसको जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बिजनेस के लिए कैपिटल। अगर बिजनेस छोटा है तो इनिशियली वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, लेकिन अगर वो चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकता है। और उसके पास एक और ऑप्शन होता है, वो है कि वो अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कर दे, जिससे वो पब्लिक से पैसे लेकर अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स का शेयर दे सकता है। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है, वहां से ये शेयर वर्ड आया और फिर ये शेयर्स ट्रेड होते हैं तो ये शेयर मार्केट में आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें ये स्टॉक मार्केट की क्या आवश्यकता है, ये देश के लिए इतना जरूरी क्यों है, कैसे एक इन्वेस्टर के रूप में आप सफल हो सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट की उत्पत्ति और उद्देश्य क्या है, उसका ओरिजिन और पर्पस क्या है। सबसे पहले हमारे देश को स्टॉक मार्केट की जरूरत इसलिए है क्योंकि शेयर मार्केट आज पब्लिक कंपनीज को धन जुटाने में मदद करता है। स्टॉक मार्केट में वो जगह है जहां कंपनीज और कॉर्पोरेट्स पब्लिक के सामने आ जाती हैं धन जुटाने के लिए, और इस प्रक्रिया को प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आईपीओ कहा जाता है। जहां ये जो फंड कंपनी जुटाती हैं उससे पब्लिक एक आदर्श रूप से उपयोग करने की उम्मीद रखती है। पब्लिक उम्मीद रखती है कि कंपनी इस धन को उचित रूप से इस्तेमाल करे और ज्यादा लाभ कमाए, जिससे यह और ज्यादा रोजगार प्रदान कर पाए देश में। इसलिए यह स्टॉक मार्केट एक इंटरफेस की तरह काम करता है जहां कंपनी आम आदमी से फंड जुटा सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो फाउंडर्स अपनी जेब से पैसा लगाकर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, पर यह कंपनी के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में या तो वो बैंक के पास जा सकते हैं या बाहरी निवेशकों से प्रारंभिक चरणों में मदद ले सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्रोत में फंड रेज करना अच्छा रहता है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है तो वह कंपनी की बिक्री को और बढ़ावा देगा और साथ ही साथ और रोजगार भी। यह एक तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ाने में सहयोग करता है। तो यह था हमारे शेयर मार्केट का उद्देश्य। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक इन्वेस्टर के रूप में आपको ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि आप सही कंपनी में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आज 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, पर मुश्किल से 100-200 कंपनी निवेश करने योग्य हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे किसी भी तरह की जानकारी शामिल नहीं है, तो हमें कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ नहीं। इसलिए लोग शेयर मार्केट में समाचार का आधार बनाकर निवेश कर लेते हैं, पर इसमें काफी संभावना होती है कि आप किसी गलत कंपनी में निवेश कर सकते हैं और अपना पैसा डुबा सकते हैं। तो इस अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे कंपनीज पहले अपना पब्लिक से आईपीओ के द्वारा फंड्स जुटाकर उन्हें निवेशक के रूप में शेयर देती हैं, और फिर यह सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स देती हैं, जहां इसे शेयर मार्केट कहा जाता है, जिसमें शेयर्स की ट्रेडिंग होती है और इस शेयर्स का एक्सचेंज होता है। जैसे प्रॉपर्टी मान लीजिए, कुछ लोग इन्हें खरीदते हैं और कुछ लोग बेचते हैं। इस अगली स्लाइड में मैं कुछ बेसिक मुद्दों पर चर्चा करूंगी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यह एनालिसिस काफी सरल है और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आप और हम जैसे लोगों की तरह कंपनीज पर भी डेथ होता है और फिर ये बैंक से लोन ले लेते हैं, क्योंकि उसके बिना उन्हें बढ़ाने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है और इस कारण निवेशकों को भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी वो है डेथ एनालिसिस। हर निवेशक को आदर्श रूप से कंपनी की डेथ का विश्लेषण करना चाहिए। वो या तो जीरो या बहुत कम डेथ वाली कंपनीज में ही निवेश करना चाहिए,
क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास बहुत अधिक डेट है और वह कंपनी के बिक्री एवं मुनाफे के लिए जोखिम हो सकता है और यह आसानी से घाटे में जा सकता है। इसलिए बेहतर होता है कि आप इन कंपनीज में निवेश करने से पहले उनके बारे में सही से जान लें। जैसे कि मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए या फिर आईटीसी ले लीजिए। इन कंपनीज में निवेश करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि इनके उत्पादों का उपयोग कभी भी बंद नहीं होगा। और भी काफी कंपनीज हैं जैसे हॉर्लिक्स, कोलगेट, प्रेस्टीज, जिनमें निवेश करना काफी उचित होगा। इन्फोसिस को भी निवेश करने के लिए काफी बेहतर माना जाता है। ब्रांड वैल्यू एनालिसिस, ये एक अगला विकल्प है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। काफी कंपनीज हैं जिन्होंने 10 गुना, 20 गुना से लेकर 100 गुना तक रिटर्न दिया है। इसका एक उदाहरण है फेविकॉल पिडिलाइट। यह वह कंपनीज हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है। यह एक काफी अच्छा विकल्प है नए निवेशकों के लिए निवेश करना। यह आपको काफी बेहतर रिटर्न दे सकता है। तीसरा एनालिसिस है लाभ यानी प्रॉफिट्स। आप जांच सकते हैं कि कंपनीज ने पिछले 5 साल में कितना प्रॉफिट किया है और इनका प्रॉफिट कितना कंसिस्टेंट रहा है। एक और पर्सपेक्टिव आप दिमाग में रख सकते हैं जो कि है कंपटीशन। मार्केट में उसको कितना कंपटीशन है, यह भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। उदाहरण के रूप में जैसे हॉर्लिक्स है। हॉर्लिक्स का कंपेटिटर सिर्फ कॉम्प्लान है, जो वास्तव में हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही प्रोडक्ट है। अब जैसे स्मार्ट क्लीन बीचिंग लिमिटेड में निवेश करते हैं तो यह एक्चुअली हॉर्लिक्स ही है। यह एक कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, तो काफी उम्मीद है कि इसमें जो आपकी ग्रोथ होगी वो काफी अच्छी हो सकती है। अब यहीं अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए, इसमें करीबन 20 कंपनीज होंगी और उतना ही कंपटीशन है, इसलिए इसमें ग्रोथ काफी मुश्किल है। इस एनालिसिस का आखिरी पॉइंट है कंपनीज जिनके पास प्रमोटर प्लेज्ड शेयर्स हैं। ये कंपनीज एक सही विकल्प नहीं है निवेश करने के लिए। उदाहरण के रूप में सुजलॉन, यूनिटेक, एचटीआईएल, इनके शेयर काफी गिरते रहते हैं। तो इसको खास ख्याल रखें कि अगर आप नए निवेशक हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं होंगे। अगर आप इन 5 श्रेणियों को ध्यान में रखें तो आप फिल्टर कर सकते हैं कि कुछ उन 5000 में से 50 से 60 कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शुरुआत में। आपके धन को एक सही कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत आवश्यक है, जिससे आप ये धन गवा ना दें। आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो गोल्ड ने भी पिछले ऐतिहासिक रूप में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और देखा जाए तो एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से काफी ज्यादा भी। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो भी चार्ट्स आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से गोल्ड आगे बढ़ा है और उसने एफडी से काफी बेटर रिटर्न दिया है। तो आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि फिर हम स्टॉक मार्केट में ही क्यों निवेश करना चाहेंगे जब हमें गोल्ड भी इतना रिटर्न दे रहा है, एफडी भी रिटर्न दे रहा है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये रिटर्न है 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल बाद जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट से, स्टॉक इन्वेस्टमेंट से, विद 20% रिटर्न एंड विद 30% रिटर्न। अब आप जानना चाहते हो ये 20% और 30% का स्लैब मैंने अलग अलग क्यों रखा है। तो ये वो रिटर्न है जो आपको 20 साल बाद आपको मिल सकता है। एफडी से 6.70 लाख, स्टॉक इन्वेस्टमेंट 20% से 38.30 लाख एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट 30% स्लैब से 1.30 करोड़। अब ये 30% स्लैब क्या है? इसके लिए आपको काफी एक्सपीरियंस चाहिए। ये नए निवेशकों के लिए इतना सही नहीं है। आपको पहले वो कंपनीज छांटनी पड़ेंगी जिनसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको ऐसा रिटर्न दे पाए। इंट्राडे ट्रेडिंग, पर डे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो में काफी होगा कि अगर आपको कैसे शुरुआत करनी है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, वॉरेन बफे ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ 1965 टू 2005 में एक एनुअल एवरेज रिटर्न बनाया है 21.5% का। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं अगर, तो आप हमारी किताब आर्ट ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग भी पढ़ सकते हैं। यह किताब हमारी वेबसाइट bse2nse.com पर भी उपलब्ध है।
आप इसे वहां से ऑर्डर कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे भी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो यहाँ कमेंट्स में पोस्ट करें, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।